ओके स्टूडेंट्स, आज देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। तो अब तक हमने थर्मोडायनेमिक्स देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वर्क, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, उनका कंपैरिजन। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का लेआउट हम देख चुके हैं। अब वो जो हमने थर्मोडायनेमिक्स सीखी है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस पे। जो थर्मोकेमिकल इंफॉर्मेशन जो रिएक्शन में होती है उसको हम कैसे इवेलुएट करते हैं वो हम देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। तो आज से हम जो सीरीज शुरू करते हैं वो है थर्मोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने 7th-8th क्लास से ही हम देखते हैं कि रिएक्शंस या जनरल लिखा होता है चूना आप जब पानी में घोलते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, वो गर्म हो जाता है, देखा हमने। तो वो जो गर्म हो जाता है उसको हम केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसका मतलब क्या है? या कोई रिएक्शन है जब आप घोलते हैं तो ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसका मतलब क्या है? तो ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या इसके बारे में हम कैसे बता पा रहे हैं? हम बता पा रहे हैं उसकी एंथैल्पी की वजह से। तो लेट्स सी, एक जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं A + B गिव्स C + D। A के N1 मोल हैं, B के N2 मोल हैं, C के M1 मोल हैं और D के M2 मोल हैं। ये कोई रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है वो ये तय करेगा कि इसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंप्लीट एनर्जी इसके प्रोडक्ट्स की कंप्लीट एनर्जी से कितना डिफरेंस रखती है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिएक्टेंट की टोटल हीट ऑफ, और इसके लिए जो थर्मोडायनामिक टर्म है वो है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई? N1HA + N2HB। A की एंथैल्पी इंटू N मोल, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितने ज़्यादा मोल्स उतनी ज़्यादा एनर्जी। सेम वे में M1HC + M2HB, ये एंथैल्पी होगी प्रोडक्ट की। तो डेल्टा H क्या है? डेल्टा H इज़ नथिंग बट डिफरेंस ऑफ M1HC + M2HB माइनस N1HA + N2HB। तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी का डिफरेंस जो है वही क्या है? आपका हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और हम अगर इसको एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लास्ट में इसमें ऐड करते हैं डेल्टा H, जो भी इसकी वैल्यू आई, मान लो X किलो जूल आई। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है थर्मोकेमिकल रिएक्शन का। जब तक आप ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तब तक ये एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही आप यहाँ डेल्टा H इनपुट करते हैं ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और वैल्यू पॉजिटिव आई कब आई? जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम ने, इस रिएक्शन ने किसी तरह की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो ये पॉजिटिव आएगी, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन में एनर्जी आई है एंडोथर्मिक। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव कब आएगी? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, तो जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। इसका मीनिंग रिएक्शन के दौरान एनर्जी सिस्टम से बाहर निकली है, दैट इज़ नेगेटिव। तब बोलेंगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वी कैन प्लॉट इट, हम इसे प्लॉट भी कर सकते हैं। ये रिएक्शन प्रोफाइल है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर है एनर्जी। तो हम इनिशियली हमने रिएक्टेंट्स लिए, लास्ट में हमें प्रोडक्ट्स मिले। अगर ये प्लॉट इस तरह का है
क्या बता रहा है? ये प्लॉट ये बता रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है दैट इज लेसर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो डिफरेंस है इन दोनों का डेल्टा एक्स दैट इज पॉजिटिव। तो हम कहेंगे ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसने एनर्जी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्व की है। लेकिन अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट इस तरह का है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, सो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, दिस इज द डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्या आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट विल बी नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो आप कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है। बहुत रेयर केसेस में आपको एक चीज़ ऐड करूँगा, बहुत रेयर केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह का प्लॉट मिले। दैट मीन्स आर एंड पी बोथ आर ऑन सेम एनर्जी लेवल। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, दोनों की एनर्जी जो है दैट इज इक्वल। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट में ये थर्मो न्यूट्रल, ऊष्मा उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। थर्मो न्यूट्रल, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन ऊष्मा उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप ये देखें, एक्सोथर्मिक कब कहेंगे, एंडोथर्मिक कब कहेंगे, और कब हम कहेंगे कि ये एक थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन है, जब दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी, टोटल हीट कंटेंट या एंथैल्पी एक ही बात है। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ऑल्सो एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ऑल्सो एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक टर्म इज एंथैल्पी, कंप्लीट ऊर्जा। तो ये ऊर्जा का जो अंतर है वो हमें बताता है कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है। बट ये रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, उससे हम समझते हैं। लेट्स सी CH4 मीथेन किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। कितनी ऑक्सीजन लेगी कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस करेंगे। उसने ऑक्सीजन ली, उसने बनाया CO2 दैट इज गैसेस प्लस H2O दैट इज लिक्विड, देन सेमीकोलन डेल्टा H। डेल्टा H ये है 891 माइनस किलो जूल। ओके, ये रिएक्शन पहले वाली रिएक्शन से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें ये पता लग रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट एक लिक्विड फेज में है, गैस फेज में। अगर आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिस्टम की जो कंपोजिशन है उसकी स्टेट, उसको डिफ़ाइन करने के लिए उसका नेचर भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो किस फेज में है, वो लिक्विड फेज में है या वो सॉलिड फेज में है या वो गैसियस फेज में है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी आगे देखेंगे इसको आप। लेकिन ये रिएक्शन ये अभी बैलेंस नहीं है, इट्स इम्बैलेंस रिएक्शन। तो 2H2O बनेगा, 2H2O बनेगा। यहाँ क्या हुआ? O2, 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 तो टोटल 4O, दैट मीन्स क्या चाहिए आपको? 2O2। तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। अभी भी ये जो रिएक्शन है ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट इंफॉर्मेटिव रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अभी हमें ये नहीं पता है कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे करवाई है और इस रिएक्शन कंडीशन में उस समय प्रेशर क्या था।
हमें ये पता है उसने इतनी हीट जो है इमिट की है, निष्कासित की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इतनी ऊर्जा निकली है, तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तुलना में इतना ज़्यादा स्थायी हुआ है, उसका स्थायीकरण हुआ है। तो जब आप प्रेशर की बात करते हैं, अगर आप ओपन चैम्बर में रिएक्शन कर रहे हैं, ज़्यादातर रिएक्शन जो है अपन ओपन कंटेनर में करवाते हैं, तो वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ द प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है नॉर्मली हमारा होता है 1 एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ प्रेशर रिप्रेजेंट किया जाएगा और सबस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा टेम्परेचर। मान लीजिए हमने 25 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई, तो हम लिखेंगे डेल्टा H 298। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसमें आपको 273 जो है 0.15 ये ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमें किस में चाहिए वैल्यू? केल्विन में। केमिस्ट्री और फिजिक्स में चाहे वो कोई भी पद्धति हो, SI हो, MKS हो, CGS हो, कोई भी यूनिट रिप्रेजेंटेटिव आप सिस्टम ले लें, हर सिस्टम में टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन लिया जाता है। तो केल्विन स्केल पे आपको ये ऐड करते ही ये हो गया 298.15 और उसका हम 15 नहीं लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव लिखते हैं 298। नाउ आप जब प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेशर यहाँ लिखा जाएगा, और अगर आप ओपन कंटेनर में कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड जो है हमारा वो है नोट। इस नोट का मीनिंग है कि हम 1 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखी जाएगी डेल्टा H 298 नॉट। अगर ये 298 से अलग कोई टेम्परेचर है, मान लो 50 डिग्री पर रिएक्शन हो रही, तो यहाँ लिखोगे आप 323। ये बता रही है कि रिएक्शन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस समय आप इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे। ये जो डेल्टा H है इसको कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान वो हीट या तो एब्जॉर्ब हुई है या उतनी हीट उसने इमिट की है। इमिट किए तो एक्सोथर्मिक, अगर एब्जॉर्ब किए तो एंडोथर्मिक। तो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ नॉट और 298 नाउ, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट है। इसको दिखाने का एक तरीका और है। आप ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन का जो एरो का साइन है वो नहीं लिखा जाता, इसको थर्मली बैलेंस रिएक्शन कहते हैं हम, थर्मोकेमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल बैलेंस इक्वेशन में यहाँ इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है। नाउ इसका एक रिप्रेजेंटेटिव तरीका ये है कि मैं इसे एंथैल्पी की फॉर्म में न बता के हीट की फॉर्म में बताऊँ, क्योंकि हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। तो उसको लिखने का तरीका ये है, गैस CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 891 किलो जूल। यहाँ हमने साइन लिया है प्लस, क्यों? यहाँ हम ये बता रहे हैं कि इन्होंने जब रिएक्शन की तो ये प्रोडक्ट बने, तो प्रोडक्ट में साथ में क्या बना? इतनी हीट बनी। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ Q, इन फॉर्म ऑफ हीट। और अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन एंथैल्पी की फॉर्म में देते हैं तो आपको सेमीकोलन के बाहर आपको एंथैल्पी अलग से लिखनी होगी। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हीट की फॉर्म में है, ये रिप्रेजेंटेशन एंथैल्पी की फॉर्म में है। ये बताना क्यों ज़रूरी है ये अभी हम आगे देखेंगे। रिएक्शन जो है वो उसकी फेज पे डिपेंड करती है, और उसकी फेज पे डिपेंड करने की वजह से रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। देखें कैसे। डेल्टा H और डेल्टा E दो तरीके हैं। ये कब है? जब प्रेशर कांस्टेंट है तब हीट है वो डेल्टा H की फॉर्म में होती है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा E की फॉर्म में होती है। देखिए आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इक्वल्स टू E प्लस PdV, ओके, ओ सॉरी, DE प्लस PdV। नाउ अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन QP है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H, क्योंकि डेल्टा H वैसे क्या होता है? डेल्टा H होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा
P, लेकिन चूंकि P कांस्टेंट है तो ये फेज गायब, तो ये किसके बराबर है, QP के। तो जो आपने हीट ली वो एट कांस्टेंट प्रेशर ली। नाउ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इससे आ गया QV इक्वल्स टू DE। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब या इमिट हुई है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी में ग्रोथ कर रही है, वो वर्क में यूज़ नहीं हो रही। लेकिन अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है तो उसका वर्क का इवेल्युएशन हुआ है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड हैं, अगर रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड हैं तो वो चाहे कोई सी भी हीट एब्जॉर्ब, किसी भी आप कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वॉल्यूम में चेंज? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबली चेंज होता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगा, डेल्टा V इक्वल्स टू 0, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 होगा तो ये कंपोनेंट गायब, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E। तो अगर आप सिर्फ सॉलिड या लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं तो आपको ये रिएक्शन सफिशिएंट सॉरी डेल्टा E इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट डेल्टा H बिकॉज डेल्टा H जस्ट इक्वल टू डेल्टा E। मतलब इंटरनल एनर्जी ही एंथैल्पी को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो भी हीट ली या दी गई है वो इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में ही चेंज होती है। लेकिन अगर ये गैसियस फेज में है तो P डेल्टा V एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो P डेल्टा V वैसे क्या है, P डेल्टा V है P प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, और इसको मैं लिख सकता हूँ PVP माइनस PVR। प्रेशर पूरी जो प्रोसेस चल रहा था, चाहे वो रिएक्टेंट हो, प्रेशर जिस कंटेनर में हम लिए उस पर टोटल प्रेशर इक्विवेलेंट लगा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रोडक्ट के लिए भी 1 एटमॉस्फेयर है, रिएक्टेंट पे तो P इज कांस्टेंट है। नाउ पूरी रिएक्शन के दौरान जो हमने टेम्परेचर रखा, मान लो 298 रखा, तो पूरी रिएक्शन के दौरान T भी कांस्टेंट है। तो PVP may be replaced by number of moles of product into RT minus number of reactants involved into RT. So N product minus N reactant RT, or maybe delta N only for gas phases RT, क्योंकि गैस फेज की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि फॉर गैस फेज डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N गैसियस RT। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ गैस मॉलिक्यूल है 3 और आपको प्रोडक्ट में गैस मॉलिक्यूल मिल रहा है 1, तो डेल्टा N की वैल्यू हुई 2। नाउ गैस डेल्टा N की कुछ वैल्यू आई, रिएक्शन मान लो 298 केल्विन पे हुई, तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। नाउ डेल्टा E एंड डेल्टा H आर डिफरेंट, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बराबर हैं तो वो वैसे ही बिहेव करेगी जैसे सॉलिड और लिक्विड करता है। दैट मीन्स डेल्टा PdV विल बी 0 बिकॉज ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, 0 है, तो ये कंपोनेंट 0 डेल्टा E डेल्टा H। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन में जो लास्ट में हम जो हीट या एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। अगर आप इसे डेल्टा H के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होगा, और अगर Q की फॉर्म में तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम उसे एज ए प्रोडक्ट देखते हैं। और अगर मान लो एंडोथर्मिक है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ आप नेगेटिव लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में लिखी जाती है वो, जब आप उसे बैलेंस करेंगे तो वो जाएगी राइट हैंड साइड में और वो हो जाएगी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ एंड सम अदर काइंड ऑफ संभवन ऊष्मा, कंबशन, दहन की ऊष्मा एंड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।